Hello, my dear friends. This is Kajal Singh, and today we are going to study about cell and their components and about their some functions, basic but important functions. Okay, बिकॉज हम सारे के फंक्शंस कवर करेंगे, जो जो चीज़ें सिर्फ इम्पॉर्टेंट होंगी हम बस उन्हीं के फंक्शंस भी कवर करेंगे और बेसिक रहेगा, ज़्यादा डीप में नहीं रहेगा बिकॉज इनके जो कंपोनेंट्स हैं वो खुद में ही एक अच्छा खासा टॉपिक है। बट येस, बेसिक फुल्ली क्लियर होगा बिकॉज मैंने डिस्क्राइब नहीं किया कि किस क्लास के लिए ये बन रहा है, तो इसलिए आई होप कि ये सबके लिए हेल्पफुल हो, चाहे उनको ज़्यादा नॉलेज चाहिए हो चाहे कम नॉलेज चाहिए हो, उन सबके लिए हेल्पफुल हो। बिकॉज अगर आगे चल के आपको पढ़ना भी है तो आपको एटलीस्ट इंटरेस्ट आ जाए कि क्या होता है, कैसे होता है, पता हो पहले से ही, तो अब अगर आप आगे पढ़ोगे तो आपको इंटरेस्ट रहेगा जानने में। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्ट। सो सबसे पहले हम लोग सेल का पोस्टमार्टम करेंगे। ठीक है, सबसे पहले सेल के बारे में जानेंगे कि क्या क्या होता है, कैसे होता है। आई नो कि मैंने जो पहले वाली वीडियो बनाई थी उसमें बताया था मैंने कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। उससे पहले मुझे ये वीडियो बनानी थी बट मुझे लगा कि वो ज़्यादा अच्छी रहेगी पहले, तो मैंने बना दी। चलो कोई नहीं, आज इसको पूरा अच्छे से समझ लेंगे हम लोग। ये सेल कंपोनेंट्स हैं जिनको हम सेल ऑर्गेनेल्स भी कहते हैं। इट मीन्स सेल के अंदर जो जो भी चीज़ें पाई जाती हैं, आप उनके पार्ट्स कह लो या फिर सेल किन किन चीज़ों से बना होता है, वो सारी चीज़ें आप कह लो, आप जैसा भी समझो। बट इनको हम एज अ साइटोलॉजी हम इनको कहते हैं सेल कंपोनेंट्स एंड सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं, जो भी सेल के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी उनसे ही रिलेटेड चीज़ें, कुछ कुछ चीज़ें हैं जो इधर उधर हैं, सारे नहीं होंगे, सारे सेल कंपोनेंट्स ही होंगे, शायद एक आध दो हैं, ऐसा मैंने चेक किया था। वो स्टार्ट करते हैं। सेल कहाँ से आया, सेल वर्ड कहाँ से आया है? सेल वर्ड जो है ये सेला वर्ड से डेराइव हुआ है। कहाँ से डेराइव हुआ है? सेला वर्ड से। एंड व्हाट्स मीन? सेला मीन्स हॉलो कैविटी। हॉलो कैविटी क्या होता है? हॉलो कैविटी मीन्स होता है कोई भी खाली बॉक्स, कोई भी खाली बॉक्स हो, कुछ भी हो, डिब्बा हो, कुछ भी हो खाली, उसको हम कह सकते हैं, जैसे कि हम इसको सेल कह सकते हैं। ठीक है, खाली बॉक्स हो, खाली डिब्बा हो, आई मीन इस टाइप का डिब्बा हो, बॉक्स टाइप का, और खाली रूम हो, उन सबको हम सेल कह सकते हैं, है ना। ठीक है, तो सेल सेला वर्ड से ड्राइव हुआ है जिसका मतलब होता है हॉलो कैविटी। हॉलो मीन्स खाली होता है, ये पता ही है सबको। खाली बॉक्स जैसे कुछ भी हो तो उसको हम सेल कंसीडर कर सकते हैं। और सेल इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, पहले ये जानो। बिकॉज हम सब लोग सेल से बने होते हैं। वी हैव मल्टीपल्स नंबर्स ऑफ सेल्स, हम काउंट नहीं कर सकते कितने सेल से हम बने हैं। एंड कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो यूनिसेलुलर सेल और मल्टी सेलुलर सेल से बनी होती हैं। यूनिसेलुलर मीन्स कि वन सेल से भी बनी होती हैं कुछ, वैसे चीज़ें नहीं बोलूँगी बिकॉज जो सेल होता है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है सेल, चाहे वो एक सेल हो या फिर मल्टीपल सेल हो। तो जो यूनी मीन्स एक होता है, तो यूनिसेलुलर कुछ एक दो ऑर्गेनिजम्स होते हैं लाइक प्रोटोजोआंस। प्रोटोजोआ जो होता है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उसमें सिर्फ एक सेल पाए जाते हैं। उसके जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं, जितने भी मेटाबॉलिक सिस्टम परफॉर्म करते हैं वो बाय वन सेल करते हैं। बट जो मल्टी सेलुलर होता है लाइक वी आर, लाइक ह्यूमन बीइंग, जितने भी ह्यूमन बीइंग हैं मोस्टली, जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी प्लांट्स हैं, वो सारे मल्टी सेलुलर होते हैं। कुछ कुछ चीज़ें एक्सेप्शन में होती हैं यूनिसेलुलर, बिकॉज यूनिसेलुलर एक ही सेल होता है तो कुछ ही चीज़ें होंगी। ठीक है, और सेल को हम कहते क्या हैं? सेल इज़ अ स्ट्रक्चरल एंड functional unit of living organism. Please listen it very carefully. Cell is a structural and functional unit of living organism. Structural means होता है कि हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो किस वजह से है।
सेल की वजह से है, हम में ग्रुप्स ऑफ सेल्स पाए जाते हैं। तो कहाँ पे कितने ग्रुप्स ऑफ सेल हैं, कैसे हैं, वो सारा जितना स्ट्रक्चर है हमारी बॉडी का, जिस टाइप का भी ढांचा है, आप ढांचा कहो, स्ट्रक्चर कहो, वो स्ट्रक्चर किसकी वजह से है, सेल की वजह से। एंड फंक्शनल, हमारी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, ये सारे में भी सेल मदद करता है। तो इसलिए हम इसे स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और सेल की स्टडी को हम साइटोलॉजी कहते हैं। साइटो, ये काइटोस वर्ड से आया है, जिसका मीन सेल होता है, और लॉगस मीन स्टडी होता है, ये सबको पता है। और इसकी डिस्कवरी, सेल की डिस्कवरी की किसने थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। ठीक है, सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने की थी इन 1665 में, बट इन डेड सेल। इन्होंने जो डिस्कवरी की थी वो डेड सेल था। इन्होंने अपनी बुक में इसको पब्लिश भी किया था, जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया, जो रॉबर्ट हुक ने बताया था अबाउट डेड सेल। बट जो लिविंग सेल था वो भी जान लें आप लोग, जो लिविंग सेल था वो एंटनी वॉन लीवेनहॉक ने किया था। बट जो सबसे पहले सेल की डिस्कवरी की गई थी वो रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी, तो इसलिए इनका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। बट डेड सेल था। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग सेल मेम्ब्रेन। ये था पूरा सेल का बेसिक, कि सेल क्या होता है, कैसे होता है, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है। एंड अब उसके कंपोनेंट से आगे चल के समझ में आएगा कि उसके वर्क कैसे होते हैं, उसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, पहली बात तो ये सेल मेम्ब्रेन के 2-3 नाम होते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। सेल मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा लेमा, ये सारे सेल मेम्ब्रेन के नाम हैं, 3 नाम हैं। यहाँ पे नीचे भी कहीं दिया हुआ है प्लाज्मा लेमा। ठीक है, स्टूपिड, ये रहा प्लाज्मा लेमा। प्लाज्मा लेमा भी सेल मेम्ब्रेन ही है, लेकिन ये दोनों नाम अलग अलग लोगों ने दिया है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन J.Q. प्लॉवे ने दिया है, ये भी सेल मेम्ब्रेन ही है। और जो सेल मेम्ब्रेन है, ये नाम दिया है C. निगेली एंड C. क्रैमर ने। ठीक है, ये बस नाम अलग अलग दिया गया है, बट ये सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है एक ही चीज़, तो कंफ्यूज नहीं होना। और ये होती क्या है, ये होती हैं आउटर लेयर फॉर प्रोटेक्शन। से सेल है, सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं उन सबको प्रोटेक्शन चाहिए, तो उसके लिए एक लेयर चाहिए प्रोटेक्टिव, जो हो प्रोटेक्टिव लेयर हो। तो ये आउटर लेयर होती है, फॉर प्रोटेक्शन के लिए होती है सेल ऑर्गेनेल्स के। एंड ये लिविंग मेम्ब्रेन होती है, मतलब जीवित लेयर होती है, और ये काफ़ी थिन भी होती है। और हाँ, एक और सबसे इम्पॉर्टेंट, जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो सेलेक्टिवली सेमी परमिएबल होती है। ये खुद में ही बहुत अच्छा टॉपिक है, बिकॉज इसको 3 मॉडल्स दिए गए हैं अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा, और उसको समझाया गया है कि इसकी 3 लेयर्स होती हैं सेल मेम्ब्रेन्स की, प्रोटीन और लिपिड से बनी होती हैं। काफ़ी अच्छे से समझाया गया है, वो डीप वाला है। सो हमें बस सेल मेम्ब्रेन, लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये सेलेक्टिवली सेमी परमिएबल होती है, क्योंकि ये प्रोटेक्शन के लिए होती है और आउटर लेयर होती है। तो ये सेलेक्टिव परमिएबल हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये कोई भी चीज़ सेल के अंदर जाने वाली होती है तो उसको ये चेक करके भेजती है कि ये सेल के लिए अच्छी है, यूज़फुल है या नहीं है। उसको ये चेक करती है पहले, फिर भेजती है। और सेमी मीन्स आधा होता है, सेमी परमिएबल होती है सेलेक्टिवली। वो जब हम मॉडल पढ़ते हैं तो ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। अभी बस इतना समझिए कि ये सेलेक्टिवली सेमी परमेबल होती है, कि ये सेलेक्ट करके चीज़ों को भेजती है अंदर, कि ये चीज़ सेल के अंदर जानी चाहिए या नहीं जानी चाहिए। और इसकी डिस्कवरी C. निगेली एंड C. क्रैमर ने किया था। नेक्स्ट आते हैं हम लोग प्लास्टिड। प्लास्टिड क्या होता है, वैसे मोस्टली लोगों को पता होगा प्लास्टिड क्या होता है।
और सबसे इम्पोर्टेंट, प्लास्टिड सिर्फ प्लांट्स में पाया जाता है, ना कि एनिमल्स में पाया जाता है। ये मैंने कल भी बताया था जब मैंने डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल्स बताए थे। इसकी डिस्कवरी हैकल ने की थी 1866 में, ठीक है। प्लास्टिड के 3 पार्ट्स होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट सबने सुना होगा, क्लोरोप्लास्ट फॉर ग्रीन, क्योंकि सारे प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, सबको पता है। और उसके बाद जो क्रोमोप्लास्ट होता है वो कलर्ड होता है, मीन्स ऑल कलर्स एक्सेप्ट ग्रीन। सिर्फ इसमें ग्रीन कलर नहीं पाए जाते क्रोमोप्लास्ट में, बाकी सारे कलर पाए जाते हैं। और जो ल्यूकोप्लास्ट होता है ये कलरलेस होता है, इसमें एक भी कलर नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। ये ओनली प्लांट्स में होता है, ये रिमेंबर है। और कार्योकाइनेसिस, ये स्क्लीचर ने दिया था 1878 में। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसके बारे में हम फंक्शंस नहीं डिस्कस करेंगे। क्रोमैटिन, ये भी जेनेटिक का पार्ट है, इसको बहुत ज़्यादा नहीं लेंगे क्योंकि हम साइटोलॉजी पढ़ रहे हैं। तो मोस्टली हम यहाँ सिर्फ सेल ऑर्गेनेल्स पे मोस्टली जो पूछे जाते हैं, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, हम बस उसी को कवर करेंगे। और ऐसे ही हम बस इनकी किसने डिस्कवरी की थी बस उसके नाम याद रखेंगे। कार्योकाइनेसिस की स्क्लीचर ने की थी 1878 में। नेक्स्ट आता है 5th, क्रोमैटिन एंड माइटोसिस। इन दोनों की थी डब्ल्यू फ्लेमिंग ने, ठीक है। क्रोमैटिन की थी 1879 में और माइटोसिस की थी 1882 में। इन दोनों की डब्ल्यू फ्लेमिंग ने की थी। बट माइटोसिस एंड मियोसिस, ये 2 चीज़ें होती हैं जिनके बारे में आपको जानना है। मियोसिस एक नीचे होगा, उसको भी आप लोग अभी ही देख लें, ठीक है। मियोसिस ये रहा, मियोसिस ये रहा 16 वाला। और इसकी खोज की किसने थी? JB फार्मर एंड JB मोर ने 1905 में की थी, ठीक है। मियोसिस एंड माइटोसिस, ये दोनों सेल डिवीज़न्स होते हैं। ये 2 तरह के सेल डिवीज़न्स होते हैं। लाइक माइटोसिस, अगर सेल में माइटोसिस हो रहा है, ये एक टाइप ऑफ सेल डिवीज़न है, आप ऐसा कंसीडर करें। जो सेल डिवीज़न होता है, अगर वो माइटोसिस हो रहा है तो 2 पार्ट्स में डॉटर सेल्स आएंगी पेरेंट सेल से, मतलब स्प्लिट होगा वो 2 पार्ट्स में, ठीक है। अगर मियोसिस हो रहा है तो 4 डॉटर सेल्स आएंगी, बस इतना याद रखना है, इतना काफ़ी है, ठीक है। सो माइटोसिस एंड मियोसिस हो गया। नेक्स्ट आते हैं क्लोरोप्लास्ट। स्किम्पर ने किया था इसकी खोज, ये मैं ऑलरेडी प्लास्टिड वाले में बता चुकी हूँ। क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट, बट इसकी डिस्कवरी स्किम्पर ने की थी 1883 में। बिकॉज क्लोरोप्लास्ट इंपॉर्टेंट है तो आप इसको याद रखिएगा। ऐसी कुछ कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, लाइक प्लास्टिड के 3 पार्ट्स थे, हमें तीनों के जानने चाहिए थे कि किसने किसने इसकी डिस्कवरी की थी। बस सिर्फ क्लोरोप्लास्ट की ही क्यों इसमें दिया गया है, बिकॉज वो क्लोरोप्लास्ट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर फिर क्लोरोफिल पाए जाते हैं, फिर आगे स्टडी होती है उसकी। सो कुछ कुछ चीज़ें ही इम्पॉर्टेंट हैं, सारी नहीं, बट अगर डिस्कवरी याद करना चाहें तो सबकी याद करें। बट मैं जिनके फंक्शंस बता रही हूँ, थोड़ा भी उनके बारे में फैक्ट्स बता रही हूँ, उनकी तो किसने डिस्कवरी की ये तो आप ज़रूर याद रखें, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट हो गया। फाइगोसाइटोसिस, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप लोग याद रखें। मैटकैनिकॉफ, इनका नाम एले है, एले मैटकैनिकॉफ पूरा नाम है। 1883 में इन्होंने डिस्कवरी की थी फाइगोसाइटोसिस की। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है? एंड इसकी डिस्कवरी ई स्ट्रैसबर्गर ने की थी 1884 में। साइटोप्लाज्म जो हमारा सेल होता है उसके कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन रखता है। कॉन्सेंट्रेशन मीन्स आई थिंक आर्द्रता होता होगा, है ना, मतलब कि उसका कॉन्सेंट्रेशन लो है, हाई है, हमें नॉर्मल रखना है कब,
ये चीज़ें साइटोप्लाज्म डिसाइड करता है और वो उसको मेंटेन भी रखता है, ठीक है। आई होप आर्द्रता ही होता होगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग सेंट्रोसोम में, ठीक है। इसकी खोज की थी टी वॉवेरी ने 1888 में, ठीक है। नेक्स्ट है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम वॉल्डेयर, ये इम्पॉर्टेंट है, ये आप याद रखिएगा। क्रोमोसोम की डिस्कवरी किसने की थी? वॉल्डेयर ने की थी 1888 में, ठीक है। नेक्स्ट है न्यूक्लिक एसिड, रिचार्ड अल्टमान ने, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये कुछ हैं जिनके आपको फंक्शंस बहुत ज़्यादा नहीं याद रखने, बट इनकी डिस्कवरी याद रखनी है। जैसे कि क्रोमोसोम इम्पॉर्टेंट है, वॉल्डेयर ने की थी। न्यूक्लिक एसिड, रिचार्ड अल्टमान इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, दिस इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। इसकी डिस्कवरी किसने की थी? माइटोकॉन्ड्रियंस की सी बैंडा ने की थी। मैंने नाम दिया था इन्होंने 1897 में। और माइटोस मीन्स थ्रेड होता है, कॉन्ड्रिया मीन्स ग्रैन्यूल होता है, इसलिए इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया पड़ा है। और ये माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा नहीं है कि किसमें कितना पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया वेरियस, आई मीन कि किसी में ऐसा भी हो सकता है कि एक माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाए, किसी में ऐसा भी हो सकता है मिलियन एंड बिलियंस माइटोकॉन्ड्रियंस पाए जाए, वो भी सिर्फ एक सेल में। यू कैन इमेजिन कि माइटोकॉन्ड्रिया कितना छोटा होगा कि वो मिलियन एंड बिलियंस नंबर में एक सेल में है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो एक ही पाया जाता है एक सेल में, ठीक है। और ये ऐसा क्यों होता है? ये डिपेंड्स ऑन एक्टिविटी ऑफ सेल। मतलब जैसे हम लोग बहुत ज़्यादा एक्टिविटी करते हैं, हम लोग एनर्जी अपनी एटीपी बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं, तो हमें माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होगा, बिकॉज़ ये एटीपी सिंथेसिस करते हैं, ये एटीपी बनाने में मदद करता है। तो जाहिर सी बात है कि माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होगा अगर जो भी चीज़ें ज़्यादा एनर्जेटिक होंगी एंड ज़्यादा एनर्जी खर्च करती होंगी, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। सो इसका याद रखिएगा आप लोग, सी बैंडा है। नेक्स्ट है गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ये भी इम्पॉर्टेंट है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स, इसको हम गोल्जी अपरेटस भी कहते हैं, बट इन प्लांट्स इसको डिक्टियोसोम कहते हैं। ये हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ा है, ठीक है। इसको याद रखिएगा, प्लांट्स में इसको डिक्टियोसोम कहते हैं। और वैसे इसके बहुत सारे नाम हैं, पता नहीं कौन कौन से, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी अपरेटस, गोल्जी बॉडी, ऐसे एक दो और हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बोला जाता है इसको मोस्टली इसको गोल्जी बॉडी, गोल्जी कॉम्प्लेक्स और डिक्टियोसोम याद रखिएगा, प्लांट्स, ठीक है। ये क्या वर्क करते हैं? ये पैकेजिंग का वर्क करते हैं, ठीक है। इनको प्लियोमॉर्फिक भी कहा जाता है, प्लियोमॉर्फिक ऑर्गेनेल कहा जाता है सेल्स का, बिकॉज फाउंड डिफर इन डिफरेंट सेल। ये डिफरेंट टाइप के पाए जाते हैं डिफरेंट सेल में, तो इनका कुछ फिक्स नहीं है, तो इसलिए इनको प्लियोमॉर्फिक कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। इसकी खोज की थी ई स्टेसबर्गर ने 1901 में। मियोसिस मैं बता ही चुकी हूँ क्या होता है, प्लाज्मा लेमा बता ही चुकी हूँ, बट याद रखिएगा एक बार इसको भी, माइटोसिस मियोसिस, बिकॉज इम्पॉर्टेंट है इसको। मियोसिस को जे.बी. फार्मर ने किया था, जे.बी. मूर ने किया था, एंड 4 डॉटर सेल्स निकलती हैं अगर सेल में मियोसिस डिवीज़न होता है। प्लाज्मा लेमा ये भी बता चुकी हूँ, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, सेमी सेलेक्टिव परमिएबल होती है, हम ऊपर ही पढ़ चुके हैं, बस ये नाम चेंज है। ये नाम जो है प्लाज्मा लेमा, ये दिया था J.Q. प्लावे ने 1931 में। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम आते हैं, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये जो है सेल का स्केलेटन बनाते हैं, जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं ये सेल का स्केलेटन बनाते हैं, और ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं सेल में। आप ऐसा समझ लीजिए, आप एक रूम की बात पढ़ रहे हैं, तो रूम या घर आप समझ लीजिए जो बिल्कुल खाली है, उसमें कुछ चीज़ें हैं, पैकेजिंग हो रही है, कहीं पे कुछ बन रहा है, एटीपी, जहाँ जैसे लाइक माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी बन रही है, एनर्जी बन रही है, और पैकेजिंग हो रही है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन रखना है, मतलब उसमें जो जेली लाइक चीज़ें हैं
उसको मेंटेन रखना है, वो सारी चीज़ें, मतलब एक काम चल रहा है कहीं पे, किसी खाली जगह पे इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं जो कि मतलब हमारी एनर्जी के लिए जो कि बहुत ज़रूरी है कि कंटिन्यूअसली होती रहें। आप ऐसा समझ सकते हैं, ऐसे याद रहेगा ऐसा समझने से। ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है, ठीक है। और सिर्फ प्रोटीन सिंथेसिस ही नहीं, ये ग्लाइकोजन एंड लिपोप्रोटीन सिंथेसिस भी करता है। और इसके 2 टाइप्स होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, SER एंड RER। SER इसका मतलब होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER का मतलब होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ, वो रफ क्यों होता है? रफ मतलब खुरदरा, समझते होंगे आप लोग। तो रफ क्यों होता है? बिकॉज उसमें राइबोसोम्स पाए जाते हैं। अब राइबोसोम्स क्या होता है ये आगे नहीं है, सो सैड, राइबोसोम्स नहीं है हाँ, ऐसे ही मैं बता दे रही हूँ, राइबोसोम्स, बिकॉज राइबोसोम बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो राइबोसोम पाया जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, रफ वाले में, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स पाए जाते हैं, इसीलिए उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं। और राइबोसोम्स बहुत इम्पॉर्टेंट है बिकॉज राइबोसोम को हम प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। राइबोसोम को हम क्या कहते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, सेल इंजन कहते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस। ये समझ लीजिए जितनी भी प्रोटीन मिलती है राइबोसोम से मिलती है। ये याद रखिएगा प्लीज़, बहुत इंपॉर्टेंट है कि राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री एंड सेल इंजन और प्रोटीन सिंथेसिस होता भी राइबोसोम से है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, हम लोग कहाँ हैं, ओह सॉरी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। अब आते हैं लाइसोसोम। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पता होगा जो लोग और 1-2 बार वो कर चुके होंगे, पढ़ चुके होंगे, उन लोग को पता होगा, रिवाइज़ कर लो आप लोग। लाइसोसोम सॉरी, इसका मैंने बताया नहीं किसने किया था, KR पॉर्टर ने किया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, ठीक है, 1945 में। लाइसोसोम का C. डे डुवे ने किया था। लाइसोसोम भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि अब खाना बन गया, खाना जा रहा है, पैकेजिंग भी हो रही है, उससे हमें एनर्जी भी मिल रही है, सब कुछ सेलेक्ट होके भी आ रहा है। तो अब एक और चीज़ होगी, डाइजेस्ट कहाँ होगा? इन सब का कंज्यूमर भी तो होना चाहिए, सब कुछ बन रहा है, जा रहा है, भाई डाइजेस्ट कहाँ होगा? सो ये है लाइसोसोम, हमारा डाइजेस्टिव बॉडी। लाइसोसोम को हम डाइजेस्टिव बॉडी कहते हैं। इसको सुसाइडल बैग भी कहा जाता है सेल का। सेल का ये सुसाइडल बैग है, मतलब खुद से सुसाइड कर लेता है जब भी कुछ गलत देखता है तो, और वो सारी गलत चीज़ों को कंज्यूम कर जाता है। सोचो कितनी अच्छी चीज़ है ये, कितना इम्पोर्टेंट है लाइसोसोम, ठीक है। ये डैमेज करता है डेड एंड एजेड सेल को, जो ज़्यादा एजेड एंड डेड सेल हो जाते हैं उनको ये कंज्यूम कर जाता है। और डाइजेस्ट आउटर मैटर, जितने भी मैटर्स होते हैं उसके अंदर वो सबको डाइजेस्ट कर जाता है, मतलब कि कितना बचाता है हमें, है ना, लाइसोसोम। और ये इसको डाइजेस्टिव बॉडी और सुसाइडल बैग कहते हैं, प्लीज़ इसको याद रखिएगा ये दोनों इसके। और हाँ, ये इसका प्रोसेस कैसे होता है, सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनता है, जहाँ से कोई भी चीज़ होके गोल्जी बॉडी तक जाती है। गोल्जी बॉडी लाइसोसोम को बनाती है, ठीक है। लाइसोसोम पता ही है सब कंज्यूम कर जाता है, सब नहीं कंज्यूम करता, वो जो चीज़ नुकसान होती है सिर्फ उन्हीं चीज़ को कंज्यूम करता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं माइक्रो बॉडी। इसको J. रॉन्डिन ने किया था 1954 में। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, नेक्स्ट है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। इसका मैं सोच रही हूँ अलग से बना देंगे कुछ ही सेकंड का, बट ये इम्पॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा अलग है इन सब से। ये इम्पॉर्टेंट है काफ़ी, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। इसकी डिस्कवरी की थी हंस रेस ने 1960 में। ऐसे ही थोड़ा सा आप जान लो कि सबसे जो मेन डिफरेंस होता है इन दोनों में, प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस नहीं होता और यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस होता है। यूकैरियोटिक मोर डेवलप्ड, जो चीज़ें डेवलप हो गई लाइक एनिमल जो ज़्यादा डेवलप हैं, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं, उनमें पाया जाता होगा। और प्रोकैरियोटिक
में जब न्यूक्लियस ही नहीं पाया जाता तो जाहिर सी बात है बहुत सारी चीज़ें नहीं पाई जाती होंगी, बिकॉज न्यूक्लियस जो होता है डायरेक्टर ऑफ सेल होता है, मतलब न्यूक्लियस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बट इसमें न्यूक्लियस आई थिंक था नहीं था, कहाँ था, न्यूक्लियस आई थिंक नहीं था। बट न्यूक्लियस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। न्यूक्लियस डायरेक्टर ऑफ सेल होता है, हर एक चीज़ उससे डायरेक्ट होती है, ठीक है। कि मतलब एक घर का मुखिया, अभी घर हम लोगों ने पढ़ लिया घर में हो क्या क्या रहा है, बट घर का जो गार्जियन होता है वो न्यूक्लियस होता है, ऐसा आप लोग समझिए। और प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक यही होता है। और प्रो मतलब होता ही है प्री, मतलब कि जो चीज़ अभी डेवलप नहीं हुई है, अभी उस एनिमल में बहुत लाइक ब्रेन नहीं डेवलप हुआ है, ये चीज़ नहीं डेवलप हुई, उन सब उन लाइक जो अभी मैंने एक बताया था यूनिसेलर, है ना, तो उसमें क्या था कि उसमें अभी एक ही सेल बना है, उसमें अभी कहाँ चीज़ें डेवलप होंगी, तो प्रोकैरियोटिक होगा, ठीक है। यूकैरियोटिक मतलब यू मतलब ही ट्रू होता है, मतलब उसमें ट्रू न्यूक्लियस पाया जा रहा है, सचमुच का न्यूक्लियस पाया जा रहा है, वो भी वेल डेवलप। इसको हंस रेस ने किया था 1960 में, प्रॉक्सीसोम डे डूवे ने किया था 1965 में, ग्लैक्सीसोम इसको किया था RW ब्रैंडेविच ने 1967 में, वायरॉइड का TO डाइनियर ने किया था 1971 में, प्रियन का किया था प्रोशनर 1982 में। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक इम्पॉर्टेंट है, इसके लिए मैं देखूँगी अलग से वीडियो। अगर हाँ इनमें से कोई सा का भी वीडियो आप लोग को चाहिए होगा कि डीप में चाहिए, लाइक इसमें मैं बता दे रही हूँ क्या क्या बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सेल मेम्ब्रेन, प्लास्टिड, माइटोसिस एंड मियोसिस तो है ही, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, और लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड हाँ इतनी चीज़ें इसमें हैं इम्पोर्टेंट काफ़ी, ठीक है। तो आई होप आप लोग ये लर्न कर लेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सो अगर आप लोग को किसी पे भी वीडियो अच्छे से चाहिए होगी तो आप लोग बोल दीजिएगा, मैं बना दूँगी, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ बताइएगा कि और मैं क्या क्या कर सकती हूँ कमेंट्स में, लाइक करो या ना करो वो दैट्स योर टोटली योर विश, बट आप लोग प्लीज़ बताइएगा कि और किस किस चीज़ पे मुझे वीडियो बनानी चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू, बाय।